हे एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी। दिस इज उजमा मंसूरी। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी एटम का मास। एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक। तो बात आती है ये कि आज की डेट में तो हम एटॉमिक मास सिंपली अपनी बुक से, अपनी एनसीईआरटी से या पेरियोडिक टेबल से हम लर्न कर लेते हैं। लेकिन ये बात है तब की जब न्यू न्यू केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, और उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि एटम के मास हमारे पास हो। तो कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आया कि एटॉमिक मास की नीड होने लगी। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अब एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की नीड हो ही गई है, बट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि कोई नेचर का एक ऐसा एक एलिमेंट उठाओ, एक एटम उठाओ जो जिसकी रेफरेंस में हम नेचर में जितने अदर एटम हैं उनके जो मास है उन्हें कैलकुलेट कर सके। तो इस बात पे बहुत सारा डिस्कशन चला कि ऐसा कौन सा एटम लें रेफरेंस एटम की फॉर्म में, जिसकी रेफरेंस में हम अदर एटम के मास को कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि उस समय एटम के मास कैलकुलेट नहीं थे। तो यही सारा डिस्कशन चल रहा था। तो फाइनली जाके डिसाइड हुआ एक एटम जिसको रेफरेंस एटम माना गया, और उस एटम के रेफरेंस में अदर एटम का मास नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट किया गया। लेकिन फिर बात आई ये कि जो हम रेफरेंस एटम लेंगे उसमें कुछ स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि भाई एक एटम रेफरेंस एटम ले रहे हो जिसकी रेफरेंस में आप अदर सभी एटम के मास कैलकुलेट करोगे तो वो नॉर्मल एटम तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। तो उस स्पेशलिटीज़ के बेस पर 4 स्पेशलिटीज़ ऐसी देखी गई, और साथ ही साथ एटम भी डिसाइड किया गया कि ये एटम होगा जिसकी रेफरेंस में हम अदर एटम के मास कैलकुलेट करेंगे। तो वो कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ थी? एक था अबेंडेंस, कि वो एलिमेंट जिसकी रेफरेंस में अदर एटम के मास कैलकुलेट करेंगे, वो एटम नेचर में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस होना चाहिए, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में नेचर में मिलना चाहिए। उसके बाद वो एटम मोस्ट रिएक्टिव ना हो, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी ना हो कि मान लीजिए हमने खुला छोड़ दिया और उसने आग पकड़ ली, लाइक सोडियम, तो इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी भी नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड बोला कि लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, मतलब रिएक्टिविटी इतनी कम भी ना हो, हम टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट के अंडर में हम कंडीशन दे रहे हैं और वो एलिमेंट एटम रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इतना लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो भी एटम होगा उसके आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए नेचर में। क्या क्या? जो रेफरेंस एटम होगा वो अबेंडेंस होना चाहिए नेचर में, बहुत अबेंडेंस होना चाहिए, मतलब उसकी क्वांटिटी प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए नेचर में। मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, और उस एटम के आइसोटोप भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन होने के बाद फाइनली 1961 में वो एटम डिसाइड कर लिया गया, और उस एटम डिसाइड किया गया कार्बन 12। कार्बन 12 नाम का वो एटम डिसाइड कर लिया गया कि ये भाई एक ऐसा एटम है जो नेचर में मोस्ट अबेंडेंट भी है, मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, और उस समय कार्बन के आइसोटोप्स नहीं थे। कहने को हम कार्बन के आइसोटोप आज की डेट में पढ़ते हैं, टोटल 5 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से 2 बहुत ही कम अबेंडेंट है, बहुत ही कम। तो बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं आज की डेट में, लेकिन ये बात है 1961 की, उस समय कार्बन के आइसोटोप्स नहीं थे। तो ये 4 प्रॉपर्टी देखकर कार्बन 12 को डिसाइड कर लिया गया कि हाँ भाई ये वही एटम है जिसे हम रेफरेंस एटम लेकर अदर एटम के मास नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हमारा एटम हो गया। अब बात आई कि जो हम मास नंबर कैलकुलेट करेंगे उस मास की यूनिट क्या रखनी चाहिए। जैसे हम है ना, हमारा मास किलोग्राम में होता है, मार्केट से कोई सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, कोई सामान, तो हम मास की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं ग्राम में चाहिए या किलोग्राम में। तो इसी तरीके से जो एटम का मास होगा उस मास की यूनिट क्या होगी। तो एटम की मास की जो एटॉमिक मास यूनिट निकाली गई, एटम की मास की यूनिट, एटम के मास की जो यूनिट निकाली गई वो यूनिट थी AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जैसे आज की डेट में हम क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। ठीक। तो इस तरीके से एटम का जो मास निकलता है उसकी यूनिट भी डिसाइड हो गई कि AMU यूनिट रखेंगे, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आज की डेट में हम यू पढ़ते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद लिया गया भाई मास नंबर ऑफ कार्बन 12, उठाया गया सबसे पहले मास नंबर ऑफ कार्बन 12 का मास नंबर उठाया गया। हमें पता था वही कार्बन 12 का मास नंबर 12 होता है, साक्षात ऊपर 12 लिखा है तो यही 12 होता है। ठीक है। और यूनिट की बात हो गई थी, क्या थी हमारा AMU। तो 1 AMU मास नंबर ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 1 AMU था। अब मान लीजिए कि हमें 12 AMU था, अगर मान लीजिए हमें 1 AMU निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, मास नंबर
मास नंबर ऑफ कार्बन एटम, मास नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12। फिर से समझिए इस बात को, हमने क्या लिखा, मास नंबर ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू कितना हुआ 12 AMU। मास नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ 12 AMU, ये तो 12 AMU हो गया। मान लीजिए हमें 1 AMU निकालना हो तो मास नंबर ऑफ कार्बन और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि 1 AMU इक्वल टू होता है मास नंबर ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। इसका हम आगे अभी यूज करेंगे, ठीक है। ये बात तो हो गई थी। उसके बाद लिया गया भाई कार्बन का जो मास था, अभी तो हमने एमयू में लिया, अगली बार में आज की जो यूनिट हम पढ़ते हैं ग्राम पर मोल, उसमें लिया गया। तो लिखेंगे मास नंबर ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास नंबर, ये देखो साक्षात 12 लिखा है भाई, यही मास नंबर है। और यूनिट हम क्या पढ़ते हैं आज के डेट में, ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल। अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम लिखेंगे पहले मास नंबर ऑफ कार्बन 12, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मास नंबर ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। पर मोल बोल दिया है ना, पर मोल का मतलब कितना होता है 1 मोल। तो हम पहले से लिख देते हैं 12 ग्राम। और पर मोल यानी कि 1 मोल, और 1 मोल में जो एटम होते हैं, अगर आपको नहीं पता है क्या बोला है, 12 ग्राम पर मोल। पर मोल का मीनिंग 1 मोल, और 1 मोल में जो एटम होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने मोल लिखा था, मोल पर मोल यानी कि 1 मोल में एटम हमने लिख दिया 0.62 इंटू 10 की पावर कितना आ गया हमारा 23। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, ये जो 12 हमने ग्राम लिखा है, उसके बाद जो नीचे हमने 6.82 इंटू 10 की पावर 23 लिखा है ना, ये पर मोल में एटम तो होते ही होते हैं, साथ में अवोगाद्रो नंबर भी होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, है ना। तो ये इतना क्लियर हो गया था। उसके बाद बात आती है कि भाई क्या करना है आगे, यहाँ देखिए। अब हमें यहाँ पता चल गया था, हमें क्या पता चल गया था कि 1 AMU इक्वल टू होता है मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा, मैंने आपसे कहा था ना इसकी आगे नीड होगी, तो 1 AMU इक्वल टू क्या आ गया था हमारा, 1 AMU को हमें मिला इक्वल टू मिला था मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, मास नंबर ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12 नंबर आएगा यहाँ, नंबर ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे 1 AMU हमें मिल गया। 1 AMU इक्वल टू, देखो हमें क्या मिला, मास नंबर ऑफ कार्बन 12। मास नंबर ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिली, 12 बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मास नंबर ऑफ कार्बन 12 में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे 12 बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा 12 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसकी जरा फॉर्मूले में देखिए, डिवाइड में 12 है तो यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। ये वाला 12 यहाँ की वैल्यू से आया और ये नीचे वाला 12 फॉर्मूले से आया है। अब जरा चेक कीजिए, यहाँ 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना बचेगा हमारा, 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा 23, है ना। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, अच्छा यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला पता चला, क्या, 1 AMU इक्वल टू, यहाँ तो 1 है, ये तो 1 हो गया, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर होते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो ये एक फार्मूला हमें ये मिला, देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 2 फार्मूलाज मिले हमें यहाँ से। एक फार्मूला ये मिला कि 1 AMU इक्वल टू होता है मास नंबर ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, और फिर एक फार्मूला और मिला 1 AMU इक्वल टू 1 बाय Na भी होता है, ठीक, 2 वैल्यूज मिल गई। अब जरा देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से वापस आते हैं इसकी तरफ, 1 AMU, है ना, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन करके हमारा 1 आ गया था और डिवाइडेड बाय कितना था 6.022 इंटू 10 की पावर कितना आ गया था 23। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, जब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 AMU, ये तो ये दोनों को 10 बनता कितना हो जाएगा हमारा 10, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ 10 की पावर 23 और यहाँ से 10 मिला तो 10 टू दी पावर कितनी हो गई 24, है ना। अब इस 24 को ऊपर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 1 AMU इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6.022। ठीक है, अब इन दोनों की हमें क्या करनी है कैलकुलेशन, किसकी कैलकुलेशन, 10 डिवाइडेड बाय 6.022
6.022, इसकी हमें करनी है कैलकुलेशन। तो 1 AMU इक्वल टू आ जाएगा, जब हम 10 को 6.022 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.66 इंटू, और यहाँ से हमें क्या मिला 10 की पावर माइनस का 24। तो फाइनली हमें यहाँ से ये पता चला। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं ये जो यूनिट आती है ग्राम में आती है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि भाई आपसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वाला जो आया है जिसे मैं लास्ट में हाईलाइट कर रही हूँ 3 स्टार बनाकर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। उसमें पूछा जाता है कि 1 AMU इक्वल टू ग्राम कितने होते हैं। अगर 1 AMU है हमारे पास तो वो ग्राम में कितने होंगे, तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स होते हैं। अच्छा, ये ग्राम यूनिट कहाँ से आई? ये ग्राम यूनिट हमारी आई है यहाँ से, ये वाला जो हमने ग्राम रखा था ना, तो यहाँ पे ये आया था हमारा ग्राम, ठीक। फिर यहाँ आया ये ग्राम, फिर यहाँ आया ये ग्राम, और यहाँ आया ग्राम, और फाइनली यहाँ आ गया ग्राम। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे 1 AMU के 3 फार्मूलाज मिले। 1 AMU इक्वल टू मास नंबर ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला। और 1 AMU इक्वल टू 1/Na, यानी कि 1 AMU इक्वल टू होता है अवोगाद्रो नंबर। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, 1 AMU इक्वल टू होते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो इस तरीके से हमने एटॉमिक मास की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा, कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव किए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।